Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm going to discuss the solution of question number 3 from the paper of Introductory Macroeconomics for BA Economics Honors Semester 2 2024. तो फर्स्ट टू क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ अब सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स 24 का पेपर जो हुआ था उसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। इसमें दो पार्ट थ्योरी, एक न्यूमेरिकल है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड का ये, व्हाट इज नेशनल वेल्थ, हाउ इज नेशनल वेल्थ लिंक टू नेशनल सेविंग्स। ये क्वेश्चन इस तरह से कई बार पहले भी पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हमने नोट्स में आपको लिख के दिया हुआ है। वैसे तो होपफुली नोट्स आपके पास होंगे PDF फॉर्म में। पहली बात पूछ रहा है नेशनल वेल्थ क्या है, व्हाट इज नेशनल वेल्थ। देखिए, जो आपके पास एक नेशन के पास एसेट्स हैं उसमें से लायबिलिटीज अगर माइनस कर दें तो वो उसकी नेशनल वेल्थ है। ठीक है, तो नेशनल वेल्थ रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ वेल्थ पोजेस्ड बाय सिटीजंस ऑफ ए नेशन एट ए सेट ऑफ पॉइंट इन टाइम। इसमें आप इंक्लूड करते हैं फिजिकल कैपिटल, जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, लैंड है, वो सब। फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं, जो आपके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, कितने डॉलर्स हैं आपके पास, कितने पाउंड्स हैं, कितने यूरोज हैं, या जो फॉरेक्स रिजर्व्स आपके पास हैं, या स्टॉक्स हैं लोगों के पास, बॉन्ड्स हैं, ये सब चीज़ें। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या आपके पास, ऑयल रिजर्व्स कितने हैं, मिनरल्स कौन कौन से, उनकी क्या वैल्यूएशन है, वो सब मिलाकर जितने भी नेचुरल रिजर्व्स हैं। और ह्यूमन कैपिटल, लोगों के पास क्या एजुकेशन है, क्या स्किल का लेवल है, ये सब मिला के बनता है क्या, नेशनल वेल्थ। अब इसमें से देखिए, जो फिजिकल कैपिटल है, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है, ये सेविंग से अफेक्टेड होता है। फाइनेंशियल एसेट से सेविंग से अफेक्टेड होते हैं। ह्यूमन कैपिटल ये सेविंग से अफेक्टेड होता है, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आप सेविंग करके नहीं बढ़ा सकते। तो पहली बात पूछी थी उसने कि नेशनल वेल्थ है क्या, उसकी डेफिनेशन ये रही। तो यानी इट रिप्रेजेंट्स द क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक रिसोर्स अवेलेबल टू अ नेशन एंड इज अ की मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, और इसका एक इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट है वेल्थ का, वो है सेविंग रेट, कितनी सेविंग हम करते हैं। अगर वो सिर्फ नेशनल वेल्थ की डेफिनेशन नहीं पूछता है तो ये डेफिनेशन हो गई, मगर वो उसके बाद पूछ रहा है कि सेविंग का इसके साथ क्या रिलेशन। ठीक है, जिसमें भी चलते हैं, ये बीच में प्राइवेट सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग, इन सब की जरूरत इस आंसर में नहीं है। अगर वो पूछता स्पेसिफिकली कि प्राइवेट सेविंग क्या है, गवर्नमेंट सेविंग क्या है, नेशनल सेविंग क्या, बताइए, तो हम बताते हैं। यूज ऑफ प्राइवेट सेविंग नहीं पूछ रहा है, इसका अलग से क्वेश्चन एक बार आया हुआ है यूज ऑफ प्राइवेट सेविंग के ऊपर, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। वो पूछ रहा है आपसे ये रिलेशन बिटवीन नेशनल वेल्थ एंड नेशनल सेविंग, इनमें क्या रिलेशन। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जब आप सेव करते हैं तो उसी को आप इन्वेस्ट करते हैं, जब तक सेव नहीं करेंगे इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो सेविंग्स कंट्रीब्यूट टू इन्वेस्टमेंट, पहला पॉइंट तो ये है। जो प्राइवेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग का सम उसको बोलते हैं नेशनल सेविंग। ये फंड्स प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। पहली बात, सेविंग से क्या आते हैं, फंड्स आते हैं। दूसरी बात, इन फंड से आप क्या करते हैं, इनसे आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजिकल एडवांस, R&D के लिए भी तो पैसा खर्च तभी कर पाएंगे जब सेविंग्स होंगी आपके पास। और ये जब आप सब करते हैं तो क्या होता है, आपको होता है कैपिटल फॉर्मेशन। जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। आप जब बिल्डिंग्स बनाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, ब्रिजेस बनाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, डैम्स बनाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, रोड्स बनाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सेविंग से जो आपने पैसा एक्यूमुलेट किया उसको आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो बनता है कि कैपिटल फॉर्मेशन, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्या ग्रोथ पूछा नहीं उसने, क्योंकि मैंने ग्रोथ लिख के दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन तो ग्रोथ पे भी पूछ सकते हैं कभी भी, उसने ग्रोथ की बात नहीं की। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कंट्री के एसेट्स को और नेशनल वेल्थ को इंक्रीज करते हैं। जो आप एसेट्स बना रहे हैं सेविंग्स के साथ, ये इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा आप और क्या करते हैं सेविंग से, जो फॉरेन एसेट्स हैं वो परचेज करते हैं। अगर आपकी डोमेस्टिक सेविंग्स जो हैं वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, आप डोमेस्टिकली सेव ज़्यादा कर रहे हैं और डोमेस्टिकली इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे। आप फॉरेन रिजर्व्स परचेज करेंगे, फॉरेन बॉन्ड्स परचेज करेंगे, फॉरेन स्टॉक्स परचेज करेंगे, फॉरेन करेंसी परचेज करेंगे, तो वो फॉरेन एसेट्स को आपको इंक्रीज करेगा, वो भी आपका नेशनल वेल्थ इंक्रीज करता है। तो यानी पॉइंट ये है कि जो हायर नेशनल सेविंग्स हैं दे लीड टू इंक्रीज इन नेशनल वेल्थ। कैसे, बाय फंडिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डेट। अगर कोई कंट्री सेव नहीं करती है तब उसके पास इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी,
FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर फॉरेनर्स वहाँ पे आके पैसा लगाते हैं। अगर हमारी सेविंग्स कम है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है, लेकिन ग्रोथ तो हमें चाहिए, तब क्या करना पड़ेगा? बाहर वालों को बुलाना पड़ेगा, आइए आप हमारे देश में निवेश कीजिए, यू कम एंड इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। हमारी अपनी सेविंग्स अगर बहुत ज़्यादा है तो हमको उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि हम वहाँ जाकर उनके एसेट्स को परचेज कर पाएंगे, हमारी रिचनेस और बढ़ पाएगी। किसी भी कंट्री के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर इसका आंसर है, लिख के दिया मैंने आपको, ब्रीफली समझा दिया यहाँ पे क्या है, आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। हाउ कैन नेशनल वेल्थ ऑफ ए कंट्री बी इंक्रीज्ड, व्हाट रोल डू नेशनल सेविंग्स प्ले इन इंक्रीजिंग नेशनल वेल्थ, ये 2013 में आया था। इंक्रीज इन नेशनल सेविंग्स लीड टू इंक्रीज नेशनल वेल्थ, ये 2015 में आया था। और ये अभी आया 2024 में। तो 2-3 बार क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछ चुका है वो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज द रेट ऑफ सेविंग, बी पार्ट, हाउ इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। एक क्वेश्चन हो गया। तो व्हाट हैपेंस टू द इंटरेस्ट रेट इफ नॉमिनल इनकम फॉल्स, यूज द सुटेबल डायग्राम, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये भी चैप्टर, जो पिछला क्वेश्चन था ए पार्ट, वो चैप्टर 2 में हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के टॉपिक के अंदर चैप्टर 2 के PDF में इंक्लूड किया हुआ था। ये जो है क्वेश्चन, ये फाइनेंशियल मार्केट्स चैप्टर नंबर 7 है हमारे PDF की सीरीज के अंदर, उसमें इंक्लूड किया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन यही पूछ रहा था आपसे कि हाउ इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय द डिमांड सप्लाई ऑफ मनी। ये भी लिख के दिया हुआ है मैंने आपको, इसलिए डिक्टेशन की जरूरत नहीं, बस समझाने वाली बात है। हम पहली बात तो ये मान के चलते हैं कि जो मनी सप्लाई है वो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कोर्स में जब आगे जाएंगे कुछ चीज़ें और ऐड होंगी। अभी प्राइमरीली हम मान के चल रहे हैं, अभी क्रेडिट क्रिएशन की बात मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा हूँ, बस मैं मान के चल रहा हूँ सिंपल सी बात कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करता है और एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ मनी है, नॉमिनल मनी फिक्स क्वांटिटी है, M=MS, ये नॉमिनल मनी सप्लाई है। रियल की जब बात करेंगे तो मनी को रियल, नॉमिनल को जब प्राइस लेवल से डिवाइड करते हैं M/P तो रियल आ जाता है। फिलहाल मैं नॉमिनल की बात करता हूँ। M नॉमिनल मनी है, उसको हम बोलते हैं क्या, मनी सप्लाई। और लोग इस मनी को होल्ड करते हैं अपने पास, और मनी की डिमांड जो है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो इनकम लेवल और इंटरेस्ट रेट। इसलिए जो डिमांड फॉर मनी है उसका फंक्शन ये रहा, $Y ये नॉमिनल इनकम है, अगर मैं यहाँ से डॉलर हटा दूं तो रियल इनकम हो जाएगी। $Y मतलब नॉमिनल इनकम, और L एज ए फंक्शन ऑफ आई, ये क्या है, फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इसको हम LM रिलेशन कहते हैं। ये बताता है कि जो आपका मनी डिमांड है वो डिपेंड करता है किस पे, इंटरेस्ट रेट पे और नॉमिनल इनकम पे। और मनी सप्लाई वो कांस्टेंट है, उस पर किसी बात का असर नहीं पड़ता। फिलहाल ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, देखिए हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं अभी उस पर इंपॉर्टेंट होता है। आगे जाकर जब हम एक सब्जेक्ट आएगा मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, वहाँ पे मनी सप्लाई की एक और तरह से डेफिनेशन करेंगे, एक और तरह से उसका एनालिसिस करेंगे। वहाँ हम इस बात को भी समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट का मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि अभी मनी सप्लाई कांस्टेंट है, उसका इंटरेस्ट रेट पे फर्क नहीं पड़ रहा। वो इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट कर रही है मगर इंटरेस्ट रेट उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके कोर्स में इतनी बात है। अच्छा जी, अब तो ये तो बात हुई मनी डिमांड मनी सप्लाई की इक्वेशंस की। अब इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है? मनी सप्लाई मानते हैं कांस्टेंट है, तो ये वर्टिकल लाइन जो है मनी सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है, और मनी डिमांड का इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर द मनी डिमांड। क्यों? अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, पैसे को जो इंटरेस्ट दे रहा है उसके पास जमा कराना पसंद करेंगे, अपनी जेब में रखना कम पसंद करेंगे। इंटरेस्ट कम होगा तो लोग अपने पास पैसा रखना ज्यादा पसंद करेंगे, इंटरेस्ट कमाने की इच्छा तो कम हो जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही बहुत कम है। तो मनी डिमांड का इंटरेस्ट रेट से इनवर्स रिलेशन है, तो मनी डिमांड कर्व कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इस डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नॉर्मल मनी सप्लाई है। तो वो पॉइंट जहां पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई एक दूसरे को क्लियर करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ए, ये है आपका मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। Corresponding to point A, the interest rate I is the equilibrium rate of interest। ये सारी बातें मैंने लिख के दी हुई यहाँ पे, आपको डिटेल में लिखा हुआ सब कुछ। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं मनी जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, इंटरेस्ट रेट वर्टिकल एक्सिस पे है, और हम मानते हैं इनकम गिवन है, इनकम गिवन मान के चलते हैं। मनी डिमांड जो है वो डाउन स्लोपिंग है। ये क्लास में भी समझाया हुआ है, पीछे फैक्टर्स बताए हुए हैं इसके। ठीक है, फैक्टर्स पीछे बताए हुए, लेकिन अब वो उसकी बात यहाँ पे हो नहीं रही है तो मैं इसलिए वहाँ जा नहीं रहा लेके आपको। यहाँ फैक्टर्स बताए हुए हैं कि क्यों मनी डिमांड का इंटरेस्ट रेट से कैसा इनवर्स रिलेशन क्यों होता है, वो बात यहाँ पे पूछा नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे बस इतनी सी बात बोल के आगे चला गया कि इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। वो पीछे बताया हुआ, टॉपिक ही अलग है तो इसलिए पीछे बताया हुआ है।
फिलहाल। तो जहां पे मनी डिमांड मनी सप्लाई मीट करते हैं वो पॉइंट ए है, उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पहली बात तो ये पूछी क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हैपेंस टू इंटरेस्ट रेट इफ नॉमिनल इनकम फॉल्स, अगर इनकम फॉल करेगी तो क्या होगा। देखिए इनकम राइज का मैंने डायग्राम बना के दिया, फॉल में इसका उल्टा हो जाएगा। फॉल का डायग्राम मैं बना के देता हूं आपको, अभी मैंने राइज का आपको बुक में यहाँ पे पीडीएफ बना के दिया हुआ है। अगर नॉमिनल इनकम बढ़ती है तो उससे क्या होता है, मनी डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आता है, मनी डिमांड का शिफ्ट राइटवर्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब जो इक्विलिब्रियम है मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम जो है वो पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट ए डैश पे चला जाएगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा आई से आई डैश पे। ठीक है, मनी सप्लाई वही रहेगी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा अगर नॉमिनल इनकम बढ़ती है तो। मगर क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है इसका उल्टा, व्हाट हैपेंस टू इंटरेस्ट रेट इफ नॉमिनल इनकम फॉल्स, अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा सर। तो उसका डायग्राम मैं आपको बना कर दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए उसका डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। Again, I'm taking nominal money on the horizontal axis, interest rate on the vertical axis. Money supply is being represented by a vertical line. एक vertical line money supply का represent करेगी. This is money supply. And again money demand curve is downward sloping. This is money demand, it is corresponding to income level Y. The equilibrium rate of interest is I and equilibrium is at point A. Now what happens if nominal income falls, income के साथ money demand का inverse relationship है, मैंने लेक्चर में पढ़ा है, फिर से एक एग्जांपल देता हूं। आपको सड़क पे दो लोग मिलते हैं, एक वो व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा है, एक वो व्यक्ति जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। आपको किसके जेब में ज्यादा पैसे मिलेंगे। आपको पता है जो रिक्शा चला रहा है क्योंकि उसकी इनकम ही बहुत कम है तो उसके पास पैसा कम होगा, मनी डिमांड उसकी कम है क्योंकि इनकम ही नहीं है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास खूब पैसे की इनकम है तो वो डिमांड मनी की ज्यादा रखता है, उसके पास बहुत सारे डेबिट कार्ड वगैरह कैश वगैरह, उसके बैंक अकाउंट, हम बैंक सेविंग्स अकाउंट को भी मनी में मानते हैं, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। और रिक्शे वाला जो चला रहा है क्योंकि उसकी इनकम कम है तो उससे कम पैसा होगा। तो अब यहाँ पर इनकम कम होने पे ऑब्वियस मतलब इसका क्या है कि मनी डिमांड फॉल करती है, तो मनी डिमांड इनकम कम होने पे फॉल करेगी, इट विल मूव डाउनवर्ड्स फ्रॉम एमडी टू एमडी डैश। इनकम फॉल करिए वाई टू वाई वन पे, और ऐसा होने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, मनी डिमांड में शिफ्ट आया है कहाँ पे, लेफ्टवर्ड। इनकम शिफ्ट्स सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ए डैश एंड इंटरेस्ट रेट फॉल्स फ्रॉम आई टू आई डैश। तो उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वैसे जैसे वहां लिख के दिया हुआ है, बिकॉज विद फॉल इन इनकम मनी डिमांड फॉल्स। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में क्या हो रहा है, इनिशियली मनी डिमांड कर्व इज एमडी, मनी सप्लाई इज एमएस, they both clear each other at point A and equilibrium interest rate is I. When nominal income falls from Y to Y1, money demand curve shifts downwards या leftwards from MD to MD1, and now money market equilibrium shifts from point A to A dash and equilibrium interest rate falls from I to I1. तो इस तरह से अगर इनकम में फॉल होता है तो इंटरेस्ट रेट में कैसे फॉल आएगा, इनकम बढ़ती है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैंने दोनों बातें आपके सामने रख दी यहाँ पे, ठीक है। यूज अ सूटेबल डायग्राम, डायग्राम भी समझा दिया। अब सी पार्ट न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। क्या कह रहा है, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स, प्राइस लेवल, नॉमिनल मनी सप्लाई, डिमांड फॉर मनी, राइट डाउन द IS एंड LM इक्वेशंस। ठीक है सर, तो IS कर्व क्या होती है, सी पार्ट पे बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ IS कर्व, y is equal to c plus I plus g। y मैंने c यहाँ लिखा हुआ अपने पास, c है 100 प्लस 0.8
वाईडी लिखा है वहां पे, क्वेश्चन में वाईडी होता है इनकम माइनस टैक्सेस प्लस ट्रांसफर। क्वेश्चन में ट्रांसफर नहीं है तो ट्रांसफर छोड़ दिया। इन्वेस्टमेंट लिखा मैंने अपने पास, वो क्वेश्चन में दे रखा है 400 माइनस 50 आय, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 500। मतलब y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 900 प्लस 100 1000 प्लस 0.8, टैक्स वहां पे दिया था 0.25, वो टैक्स रेट है, ठीक है। तो 0.25 इंटू वाई माइनस 50 आई, दिस मीन्स y इज इक्वल टू 1000। ये y माइनस 0.25 y कितना होगा, 0.75 y होगा। 0.75 y इंटू 0.8 कितना होगा, 0.6 होगा। तो 0.6 y माइनस 50 i, ये 0.6 y अब हम लेफ्ट साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y माइनस 0.6 y, y क्या बचेगा 0.4 y। 0.4 y is equal to 1000 minus 50 I. So y is 1000 by 0.4 minus 50 by 0.4 I. आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए, y आएगा कितना, मैं कर लेता हूँ कैलकुलेट यहाँ पे। 1000 बाय 0.4 मेरे पास 2500 लग रहा है मेरे को, फिर भी चेक कर लेता हूँ। 1000 डिवाइड बाय 0.4, यस 2500 माइनस 50 बाय 0.4 125 आए। नंबर 1, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स IS कर्व। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स IS कर्व और गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। अब देखो मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई है M/P। यहाँ पे कितना है नॉर्मल मनी 1200, प्राइस लेवल है 2, तो 1200 बाई 2 600। और मनी डिमांड क्या है, LM रिलेशन बोलते हैं इसको। मनी डिमांड है 0.4y माइनस 50i, 0.4y माइनस 50i। तो फॉर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, यानी 600 इज इक्वल टू 0.4y माइनस 50i। हम जब IS का रिप्रेजेंट करते हैं तो शो करते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ I, और जब LM का शो करते हैं तो वहां रिप्रेजेंट करते हैं I एज ए फंक्शन ऑफ y। ये क्लास में मैंने डिटेल में समझाया आपको ऐसा क्यों है। तो मैं I ले जाऊंगा लेफ्ट साइड पे, 50i इज इक्वल टू 0.4y माइनस 600। So I is 0.4 by 50 y minus 600 by 50. This means I is equal to, तो 0.8 by 100 हो गया 0.008 y minus ये 12। So equation number 2. Equation 2 represents LM curve और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर बात आपकी। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है आपको व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। आइए जी, क्या होगा लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट फॉर इक्विलिब्रियम। वी यूज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो y इज इक्वल टू क्या था, y इज 2500 माइनस 125 I की जगह I की वैल्यू 0.008 y माइनस 12। 2500 माइनस 125 इंटू 0.008 कितना होगा जी, 125 इंटू 0.008 1, y माइनस y माइनस 125, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 125 इंटू 12 1500। So 2y is 4000, means y is 2000. Put y is equal to 2000 in equation 2. I has 0.008y minus 12.
तो 0.008 into 2000 is 0.008 into 2000, 16. I is 4. So therefore equilibrium level of income is 2000. यूनिट्स पता नहीं है. एंड इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज 4% होगा ऑब्वियसली. ठीक है, बाकी आप परसेंट ना लगे तो कोई इश्यू नहीं है मेरे को. कुछ और पूछा है? हाँ जी, अच्छा और भी है अभी तो. अच्छा, 2 पार्ट और है. डिराइव द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर्स. ओके, देखिए अब इसके लिए हमें टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा. टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेगी. यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? वो है 0.8. टैक्स रेट क्या है? वो है 0.25. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आई होता है आई बार माइनस बी आई विच इज 400 माइनस 50 आई. सो देयरफॉर बी है 50. कोई बच्चा बोलेगा सर बी तो माइनस 50 है. नहीं सर, माइनस बी आई होता है यहाँ पे. माइनस बी आई माइनस 50 आई है तो बी क्या है? 50. और मुझे चाहिए यहाँ पे क्या? मुझे चाहिए एल एम रिलेशन. एल एम रिलेशन क्या होता है? या मनी डिमांड. एल इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई. वो यहाँ पर है 0.4 वाई माइनस 50 आई. देयरफॉर के है 0.4 और h यहाँ पे 50 है. माइनस 50 यहाँ भी नहीं, वो भी नहीं है क्योंकि माइनस h होता है. ठीक है, अब देखो पहले हम निकालते हैं 3 सेक्टर मल्टीप्लायर. 3 सेक्टर मल्टीप्लायर अल्फा जी होता है 1/1 माइनस MPC इंटू 1 माइनस टी. 1 माइनस 0.8 इंटू 1 माइनस 0.25. 1 माइनस 0.6 1 माइनस 0.25 0.75 होता है. 0.8 इंटू 0.75 0.6 होता है. तो 1 बाय 0.4 2.5. तो उसने पूछा नहीं था मगर ये निकालना जरूरी है, इससे ही आगे बात बनेगी. अब चलेंगे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर. इन सब के डेरिवेशंस क्लास में दिए हुए मैंने आपको. गामा इज इक्वल टू अल्फा जी अपॉन 1 प्लस बी बाय एच इंटू के इंटू अल्फा जी 2.5 अपॉन 1 प्लस बी है 50 एच है 50. देख लीजिए बी भी 50 है एच भी 50 है. तो 50 बाय 50 के है 0.4. मैं 0.h लिख दिया यहाँ पे, सॉरी 0.4. के 0.4 और अल्फा जी है 2.5. सो 2.5 अपॉन 1 प्लस ये तो 1 हो गया. 2.5 इंटू 0.4 1 हो गया. 2.5 बाय 2 1.25. तो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर दैट इज गामा इज 1.25. ठीक है, और नेक्स्ट पूछ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर बीटा इज गामा इंटू बी बाय एच. ये सब फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए सर. आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए इस समय. क्लास में सब पढ़ा रखे हैं डिटेल मैंने. तो गामा है 1.25, बी भी 50 है, एच भी 50 है, तो ये भी 1.25 आ रहा है. सो देयरफॉर मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर इज ऑल्सो 1.25. ठीक है जी, यही 2 बातें पूछी उसने. हो गया. लास्ट कह रहा है हाउ मच डज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाय 100 इंक्रीज इन द इनकम लेवल इन द मॉडल विच इंक्लूड्स द मनी मार्केट, व्हाट विल द न्यू इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट. अच्छा, अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा 100 रुपीज से बढ़ा देती है तो उससे इनकम कितनी बढ़ेगी और नया इंटरेस्ट रेट क्या आएगा? देखिए चेंज इन जी को हम चेंज इन ए बोलते हैं और वो कितना है 100. चेंज इन इनकम क्या होता है? वो होता है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन ए. तो 1.25 इंटू 100
125। अब आपसे वो ये नहीं जानना चाहता कि आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो पहले था उसमें 100 करके दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो ये चाहता है कि आप इस मल्टीप्लायर्स का यूज कीजिए, उसमें निकलवाएं आपसे। अगर आप डायरेक्टली करने लग जाएंगे तो नंबर शायद ना दे आपको। तो चेंज इन इनकम कितना होगा 125, और न्यू इनकम क्या आएगी, न्यू इक्विलिब्रियम इनकम, ओरिजिनल इनकम प्लस चेंज इन इनकम। ओरिजिनल क्या थी 2000 प्लस 125 इन 2125। नाउ फ्रॉम LM कर्व I इज इक्वल टू क्या आया था, I इज इक्वल टू कहाँ गया LM कर्व, ये 0.008 y माइनस 12, 0.008 y माइनस 12, 0.008 y है 2125 माइनस 12, तो 0.008 इंटू 2125, 0.008 into 2125, it is 17.5. So after the increase in government expenditure by 100 units, the new equilibrium income becomes 2125 and new equilibrium interest rate in the economy becomes 5 और 5% जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, क्लियर? इतनी सी बात ही पूछी है, तो यही क्वेश्चन था आपसे। तो सिंपल सा ये कैलकुलेशन था, बहुत मुश्किल तो नहीं है। अगर आपने लेक्चर सारे पढ़े हैं, डाउट क्लासेस अटेंड करी हैं, तो मेरे को लगता नहीं इसमें इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का किसी को कोई इशू आना चाहिए था। फिर भी क्योंकि पेपर सॉल्व तो हमें करना होता है, तो पेपर सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। होपफुली बात आप लोग समझ गए। फिर भी इसमें अगर कोई क्वेरी आप लोगों को है, कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है, तो डाउट क्लास में आके मेरे साथ आप डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।